ऑलराइट, सो ये वाले जो हैं वो क्वेश्चंस कुछ थोड़े से, बिकॉज वी डिड द फंक्शंस पार्ट प्रीवियसली, इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक और क्लास प्रैक्टिस की हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो वी कैन डू दिस। और ऑलराइट, चलिए जी क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से। अच्छा, इट सेज some of the questions are easy but still I will go over these questions, इसमें थोड़ा सा मॉड के ग्राफ का पार्ट भी कवर हो जाएगा। अम्म यहाँ देख लीजिए भाई। ओके, सो दिस मे बी दिस इज इन, हो सकता है आपके पास ये वैसे बुक के अंदर हो। अब मैं तो अभी ये वाली रिसोर्स वाली शीट ओपन करी हुई है, फंक्शंस की वो शीट है, बिकॉज मेरे पास इसमें कलेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा बेहतर हैं। आपके पास भी होंगे ये, बट मेरे पास ये लिखे हुए एक जगह पर है, तो दिस इज कन्वीनियंट। अब ये वाला पार्ट देखें जरा, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें मॉड भी कवर हो रहा है थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं। It says it is given that fx is equal to 2x square minus 12x plus 10. Find the value of a and of b and of c for which fx is equals to a bracket x plus b whole square plus c. चलो, फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, इजीली सॉल्व हो सकता है। हम इस पार्ट के तो पहले वर्किंग कर लेते हैं। इसमें मॉड का ग्राफ भी आ रहा है, तो आप लोगों की थोड़ी सी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये जो आप लोग ऑनलाइन हैं, इफ यू हैव another ग्रुप, अगर आप इस पे सिर्फ मैसेज कर दें कि द क्लास हैज स्टार्टेड, बिकॉज आई एम यूजिंग द मोबाइल कैमरा, तो मैं अभी किसी को मैसेज नहीं कर सकता। ओके, so it says it is given that fx is equal to 2x square minus 12x plus 10. Find the value of A and of B and of C. So easier for the first part, आप इसको simply या तो completing the square से solve कर लें या comparison से कर लें, वो जैसा आपको ठीक लगे। You can open the expression making it x square plus 2bx. So when you compare the values, you get A as 2, 2ab as negative 12. Oh, sorry. So B की value जाएगी -3, yes. And then AB square plus C is equals to 10. उससे क्या बनेगा? Second. इस वैल्यू से क्या बनेगा भाई फिर? ए तो आ गया ना हमारे पास। So it's 10 and सही। कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। सो इवेंचुअली आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज 2x - 3 होल स्क्वायर -8, ये एक्सप्रेशन है। मतलब इट्स अ मिनिमम एक्सप्रेशन विद अ टर्निंग पॉइंट एट 3 - 8। द टर्निंग पॉइंट इज एट 3 and -8। ठीक है, ये बात सही है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स। ओके, सही है, चलें, परफेक्ट।
So find the value of e तो निकालिए. Sketch the graph of y is equals to mod of fx for negative 1 is less than equal to x is less than equal to 7. So negative 1 is less than equal to x is less than equal to 7. I will start with, देखें, एज अ कंपैरिजन, एक तो माय द वे इसके मार्क्स भी 4 हैं, वैसे आप ये नोटिस करें जरा. और उन्होंने कहा हुआ है टर्निंग पॉइंट है 3 एंड -8 पे, और ग्राफ बनाना है फॉर -1 till 7. सो अगर इस ग्राफ को अगर सही तरीके से मैं ड्रॉ करना चाहूँ, ऑल्दो दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट कि आप जो हैं वो इसके इंटरसेप्ट वगैरह बताएं, बट मैं इसको अगर तरीके से बनाऊंगा तो मैं तो ऐसे करूँ. I will equate it with 0 first and I will try to calculate the x-intercept. And I will get the answer as, so x is equals to 1 and x is equals to 5. इसका मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर तो ये जीरो को टच कर रहा है. मतलब अगर आप वैसे रेगुलर ग्राफ की बात करें तो आई बिलीव ग्राफ होना ऐसा चाहिए. अभी नहीं पता ग्राफ कैसा बन रहा है एग्जैक्टली exactly. होना तो ऐसा चाहिए. सो दिस शुड बी द रेगुलर ग्राफ with this value being 3, this value probably, this is -8, ठीक है, this is 1, this is 5, ये फिर वैल्यू होनी चाहिए 10. इस तरह की वैल्यू है. दिस इज हाउ द ग्राफ इज सपोज टू बी. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि उनको ग्राफ चाहिए मॉड का, और वो कह रहे हैं कि -1 भी पुट करें अपने एक्सप्रेशन के अंदर और 7 भी पुट करें. आप जरा सबसे पहला काम तो ये करें, जरा अपने ग्राफ में -1 पुट करें जरा अपनी इक्वेशन के अंदर. -1 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है? Put -1 in your expression and see what the answer is. ऑलराइट, चलें जी, ये बताइए जल्दी से. इफ यू पुट -1 इन दिस इक्वेशन, या वो उन्होंने डोमेन दी हुई है ना. द डोमेन इज गिवन फ्रॉम -1 till 7. So if the domain is given from -1 till 7, so we get the answer as -1 put करें, what's the answer? 24. So if you put -1 in the expression, the answer is equal to 24. So it is like this. ये हो गई वैल्यू 24 एंड 7 भी 24 आ रही है. ओके, तो ये वैल्यू आ गई. अच्छा, बट हमें ग्राफ बनाना है टूवर्ड्स दी अदर साइड. इसमें एक्चुअली जो है ना, एक छोटा सा मसला तो नहीं है. क्योंकि वो 10 और 8, -8 बहुत नीचे आ गया ना. -8 थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था. उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर -8 इतना नीचे होगा तो हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे ये भी तो शो करना है. तो अब ये शो करने के लिए ना मुझे ये ऐसे बनाना पड़ेगा. एंड दैट मीन्स कि हमें इसकी जरूरत नहीं है. आप चाहें तो ये इरेज कर सकते हैं. मैंने इसको डॉटेड कर दिया जस्ट टू शो के एक्चुअली क्या था. एंड बिकॉज ऑफ द मॉड साइन नाउ वी हैव एक्चुअली मूव टू दिस वैल्यू. हाँ, क्योंकि डोमेन तक बनाना है ना. इट सेज द ग्राफ. उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फॉर -1 till 7. सो वो पूरे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आई एम डूइंग फंक्शंस के मिक्स क्वेश्चंस बेसिकली टुडे.
सो आज का उन्वान होके वो यही है, ग्राफ्स एंड बेसिकली फंक्शंस एंड क्वेश्चंस वगैरह, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू, सो दिस इज द ग्राफ, स्केच हो गया, ये बन गया मॉड्यूलस का ग्राफ। पार्ट 3 में लिखा हुआ है फाइंड द सेट ऑफ, अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू के हैज फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। So find the set of values of k for which this equation equals to k has four distinct points. Now, understanding these values, देखें, is equals to k का मतलब है, हमेशा एक तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी y को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो भी हमेशा y को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। So the left hand side represents y and the right hand side also represents y, we know that। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ बना हुआ है, राइट हैंड साइड पे वो कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू के। y इक्वल्स टू के इज बेसिकली अ फ्लैट लाइन। वो कह रहे हैं ऐसी फ्लैट लाइन बनाएं इस ग्राफ के साथ फोर इंटरसेक्शंस बन जाए। तो राइट नाउ द इंटरसेक्शंस आर टू, टू इंटरसेक्शंस, फोर, फोर इंटरसेक्शंस अगेन, टू इंटरसेक्शंस एंड देन जीरो। कहां से लेके कहां तक फोर इंटरसेक्शंस रहेंगी? तो ये, अगर k की वैल्यू लेस देन 8 हो, देखिए इस लाइन पे थ्री इंटरसेक्शन है, एज सुन एज यू मूव अंडर दिस लाइन यू गेट फोर इंटरसेक्शन। सो 8 की जो वैल्यू है, एक तो उसके नीचे रहे, तो वी शुड स्टे अंडर 8, एंड ये लाइन है k इज इक्वल्स टू जीरो की, y को जीरो की लाइन बेसिकली। सो इफ यू स्टे above y equals to 0 and if you stay under 8, till that point we will keep on getting four intersections। मुझे चाहिए कि मैं के में जीरो से ऊपर रहूं और एट के अंडर रहूं, तो दिस वुड बी द इनइक्वालिटी इफ यू वांट टू स्टे इन द रीजन जहां पे फोर इंटरसेक्शन मिले। सही है, सब बात समझ आ रही है? भाई अगर इस रीजन में लाइंस बनाएंगे, y इज इक्वल्स टू 8 से नीचे और y इज इक्वल्स टू 0 से ऊपर, तो आपको इस लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन में फोर इंटरसेक्शन मिलेंगी ना। दिस इज द ग्राफ, द फंक्शन, दिस इज k मतलब y इज इक्वल्स टू k, इट्स अ फ्लैट लाइन। ऐसी कहाँ फ्लैट लाइन बनाएं कि हमें फोर इंटरसेक्शंस मिले? तो फोर इंटरसेक्शंस मिलेंगी इस लाइन से नीचे ही, देखें इस लाइन पे थ्री इंटरसेक्शन है, वन, टू, थ्री। आप जैसे ही इससे नीचे मूव कर जाएं यू गेट फोर इंटरसेक्शंस। ठीक है, यहां भी फोर, जीरो की लाइन पे टू, यहां पे टू क्यों है? बिकॉज यही दो इंटरसेक्शन है, इससे ऊपर रहे और एट से नीचे रहे। या नॉट लेस देन इक्वल टू एट, इट शुड लेस देन इक्वल टू एट, एट पे तो वी हैव थ्री इंटरसेक्शन, लेसर देन एट जाएंगे तो फोर मिलेंगी ना। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया? हाँ हाँ। जैसे स्वीकर, हाँ, दैट व्हाट आई एम, आई वाज थिंकिंग टू, हम्म हम्म
हाँ कुछ, बट देन कंपाउंड इंटरेस्ट तो है ना इंक्लूडेड, सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैन मूव टू एक्सपोनेंशियल आल्सो, मतलब नॉट इन दैट सेंस बट एक्सपोनेंशियल इन द सेंस कि इट कैन से लेसर देन ग्रेटर देन पे जा सकते हैं, हाँ। नहीं, आज हम वही बात कर रहे थे मैथ की क्लास में, यू हैव टू वर्क विद ट्रायल एंड एरर। आप एज एन एड मैथ स्टूडेंट लॉग लगा सकते हैं बट द एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लॉग लगाएंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, आप लगा सकते हैं बिल्कुल लॉग, बट ये कि इट्स नॉट डिजाइन फॉर लॉग्स, इट्स डिजाइन कि आप ट्रायल एंड एरर से करें। बट मैं, तो मैथ वाले क्या करेंगे? नहीं आप, अच्छा, तो ये लोग तो आप कैसे करेंगे बगैर, मतलब आई मीन इफ somebody इज नॉट इन एड मैथ वो कैसे करेगा? ये ऐसे नहीं करना चाहिए ना, आई मीन दैट्स नॉट व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, मतलब सरप्राइजिंग अंदर एएस में लॉग्स नहीं होता, एएक्स में लॉग्स ही, एएस में लॉग्स ही नहीं होता, ए2 में होता है लॉग्स, एएस में, बट एस1 होता है ना कंपोनेंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, एस1 इज अ कंपोनेंट, जैसे पी1 होता है वैसे एस1 कंपोनेंट होता है, एस1 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वही एक्सपोनेंशियल वाले। तो अ स्टूडेंट हु केम इन फ्रॉम ओ लेवल जिसने एड मैथ किया हुआ ही नहीं है, उसको तो लॉग्स पता ही नहीं है, और एएस में तो लॉग्स ही नहीं होते, तो वहां कैसे आ रहा है क्वेश्चन? इसलिए क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना कि आप लॉग यूज करेंगे इसमें, क्वेश्चन ऐसे डिजाइन ही नहीं कि आप लॉग यूज करें, द क्वेश्चन इज डिजाइन फॉर ट्रायल एंड एरर। अब वो चलो बात थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, हाँ आप लोगों ने तो वो नहीं किया हुआ, आप बता रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रायल एंड एरर, मैंने आज बता रहा था दिस इज ट्रायल एंड एरर। So we got to this point 0.98 to the power of t lesser than 0.84, right? अब आपको पता नहीं है कि t क्या पुट करना है, तो अब हमने स्टार्ट किया t7 से, खैर उसका रीजन था 7 से स्टार्ट करने का, बिकॉज द आंसर दैट दे वर आस्किंग फॉर ये 72.3 ग्राम्स था, पहला आंसर, तो ये 5 डेज में आया था, तो ऑब्वियसली 67 ग्राम्स तो फिर 5 डेज से आगे ही आएगा ना, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है। तो वी स्टार्टेड विद 7, 7 से आंसर नहीं आया, फिर हमने 8 कंसिडर किया, 8 से भी आंसर नहीं आया, फिर हमने 9 कंसिडर किया, 9 से आ गया, 9 रखा टी, तो द आंसर केम लेसर देन द वैल्यू दैट वी वर लुकिंग फॉर, हेंस नाइन्थ डे के ऊपर वो वैल्यू आ जाएगी जो भी हम रिक्वायर्ड है, इस तरह करते हैं, कर सकते हैं लॉग से, मना नहीं है, बट देन ऑब्वियसली जो नॉन एड मैथ है वो लॉग क्यों सीखे सिर्फ एक पार्ट के लिए, जब है ही नहीं। नहीं, कैलकुलेटर में कितनी देर लग रही है? 2 मिनट लगते हैं, नॉन कैलकुलेटर में नहीं आ सकता ये, नॉन कैलकुलेटर में अगर आ गया तो लॉग्स भी कैसे लगाओगे? ये नहीं होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला, उस पे तो वैसे ही मार्क नहीं मिलेगा, वो कहेंगे भाई एक तो आप आउट ऑफ सिलेबस चीज यूज कर रहे हैं, विच इज ओके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बट आंसर तो ठीक आया ना, आउट ऑफ सिलेबस चीज यूज करें आंसर भी सही नहीं आया तो फिर तो जीरो मिलेगा। हम्म, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ वर्किंग करें, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप क्यों छोड़ेंगे? नेगेटिव मार्किंग को तो छोड़ते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों छोड़ेंगे? यू कैन यूज लॉग्स, मैं बार बार सारे स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ, कोई फॉर्मूला मैथ और एड मैथ का नहीं होता, फॉर्मूले पे लिखा हुआ नहीं है कहीं कि ये मैथ का एड मैथ का, कहाँ लिखा है फॉर्मूले पे? कोई फॉर्मूला शीट है? नहीं है ना, यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, जो दिल चाहे यूज करें। हाँ तो वो इससे नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो रेडियन और डिग्रीज है ना, बिल्कुल चल जाता है अगर आपका वो एंगल डिग्रीज में रेडियंस में होगा तो। देखें बात ये है कि एक चीज सेंटीमीटर में है, अब आप किलोमीटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, रेडियन और डिग्रीज दो मेजर्स हैं एंगल्स के, लाइक सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। अब आप ये कहें कि सर सेंटीमीटर वाली बात मीटर पे क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वो तो फॉर्मूले चेंज हो गया। अदर देन दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज इट्स योर चॉइस, द एग्जामिनर विल नेवर पीनलाइज यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप अगर ये प्रूव कर रहे हैं पेपर में कि मुझे ज्यादा आता है ओ लेवल मैथ से या ओ लेवल एड मैथ से, तो आपको, आप अगर ज्यादा जीनियस हैं या फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए आपको पनिश तो नहीं कर सकते ना, ये कैसी बात है? मतलब मैं आपको कहूंगा आपको ज्यादा आता है तो इसलिए तुम बस बाहर निकले जाते हैं, ये क्या बात है भाई?
ज्यादा इंफॉर्मेशन पे आपको पनिश क्यों करेंगे वो? यूज वट एवर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अच्छा, फॉर्मूले की कोई लिमिट नहीं है, आपको बीकॉम का, बीएससी का, आपको यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला यूज करना है यूज करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। नहीं, अब नहीं आते, पहले आते थे। अच्छा, इट सेज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हाँ, सो वी नीड टू एक्सप्रेस इट एज a ब्रैकेट x प्लस b होल स्क्वायर प्लस c, वेर a b एंड c आर इंटीजर्स। चलें, ये तो फर्स्ट पार्ट है। एक एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, फिर आज के आगे जाएंगे जी। नो, वो नहीं, वो दैट वाज, वो दो क्वेश्चन थे। देयर वर टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये है, वो तो एक क्वेश्चन है। हम्म, अब नहीं आता। चलें, जल्दी से ट्राई तो करेंगे। आप जब पहले इसको एक्सप्रेस करें जल्दी से, मुझे इसका a ब्रैकेट x प्लस b होल स्क्वायर प्लस c का आंसर बताएं क्या आ रहा है। आई हैव ऑलरेडी डन एल एन ई वाला क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास। बट मैं अभी भी देख लूंगा, कोई ना कोई करा दूंगा उसके ऊपर। इसकी वैल्यू बताएगा प्लीज, ए बी और सी की वैल्यू क्या आ रही है? 5 और 77। 77 नहीं हो सकता। सो इट्स 2 माइनस 13 और पॉजिटिव 13। बी इज -5 ईयर। एंड सी इज, मतलब सी की वैल्यू -13 नहीं आ रही क्या? एक्स की वैल्यू तो +5 आ रही है। एंड दिस इज माइनस। So, okay, now this will definitely. So this is 2 bracket x plus 5 whole square -13। अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पर एड्रेस कर दूं, वो ये कि जो आंसर आप कैलकुलेट करते हैं ना, दिस आंसर मे नॉट बी द सेम एज द इक्वेशन दैट वी कैलकुलेट, a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस के। मे नॉट बी द सेम से मतलब, अब ये वैल्यू है, जैसे ये एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसमें b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -13 है। जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू आपने निकाली हो वो ही टर्निंग पॉइंट पे चली जाए। बाय द वैल्यू इट अपेयर्स एज इफ कि टर्निंग पॉइंट है 5 -13। गलत। टर्निंग पॉइंट इज नॉट 5 एंड -13। टर्निंग पॉइंट देखने का, टर्निंग पॉइंट डिफरेंट तरीके से देखते हैं। टर्निंग पॉइंट देखने के लिए आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा विद a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k से। देखिए, इक्वेशन, क्वेश्चन कैसे डिजाइन हुआ हुआ है उससे इक्वेशन की इंस्ट्रक्शन को फर्क नहीं पड़ता। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है। उनको आंसर कैसे चाहिए वो हमारा कंसर्न नहीं है, उन्होंने आंसर निकलवा लिया, ठीक है। बट इफ यू वांट टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, आपको इक्वेशन इससे मैच करनी पड़ेगी। So by this, negative h is equals to 5. That makes h as -5 and k as -13. So please be careful कि अगर आपको टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो फिर इस इक्वेशन से इक्वेट करके लिखते हैं जी, बोले। बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, ये समझ के करें। अगर प्लस है तो माइनस होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, नॉट दिस इक्वेशन, द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस के। बिल्कुल। So it's -5 and -13.
आपका -5 से नहीं आना, -5 क्यों आएगा? आपका -5 नहीं आ रहा होगा। आई मीन, बाय एक्सपेंशन। हाँ, उससे आपको ये मिल रहा होगा ना, डायरेक्ट रिटर्निंग पॉइंट। देख लेते हैं। अरे ये ए है, सॉरी। ओके, हाँ नहीं सही है ये बात। 5 का मतलब, फिर दैट्स करेक्ट, ये 5 लिखा हुआ है ना, तो ये फिर -5 ही होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसकी नेगेटिव का रीजन क्या है। आप लोग सही बता रहे हैं, -5 ही होना चाहिए। इक्वेशन ही वो इस तरह बनी हुई है क्योंकि मैंने टर्निंग पॉइंट की वैल्यू निकाली ना 5। अब मैं खुद ये बात समझा रहा हूँ, बट दिस इज द स्टेप दैट आई डिड रॉन्ग। ये 5 लिखा हुआ है, ये टर्निंग पॉइंट की वैल्यू 5 आ रही है, बी की वैल्यू 5 नहीं आ रही है। टर्निंग पॉइंट अगर 5 है, इसका मतलब बी तो फिर -5 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टर्निंग पॉइंट 5 होने का मतलब कि बी की वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि जब तक मिडिल साइन माइनस में नहीं जाएगा तब तक टर्निंग पॉइंट पॉजिटिव नहीं होगा। अब पॉजिटिव टर्निंग, बेसिकली ये मतलब है मेरा इस बात से। अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे ना, नाउ यू गेट 2 - 5 x - 5 होल स्क्वायर -13। दिस इज करेक्ट। यहाँ -5 लिखा हुआ है, बट टर्निंग पॉइंट -5 नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले का नेगेटिव बन जाएगा ना। यू नीड टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस। अब आप देखें एच क्या आ रहा है। एच आ रहा है 5, के क्या आ रहा है, -13। सही हो गया। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि अगेन हम बात करते हुए इस चीज के अंदर फंस गए थे। बी वेरी केयरफुल कि जो आप आंसर निकाल रहे हैं वो टर्निंग पॉइंट की वैल्यू है, या वो आप इक्वेशन में पुट करना चाह रहे हैं क्या है एग्जैक्टली। आई थिंक इसमें सबसे अच्छा तरीका जो है ना, वो कंपैरिजन का ही होता है। कंपैरिजन से साइंस वगैरह में कोई मसला नहीं होता, यू गेट द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, जनरल इक्वेशन कुछ और हो सकती है। आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर दिया, अब अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन हमने टर्निंग पॉइंट बता दिया। सो इसको तो हटा दें यहाँ से। आपके पास टर्निंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो पूरी बन के आ गई इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। द टर्निंग पॉइंट इज 5 and -13। दिस इज योर आंसर फॉर द coordinates of the stationary point on the curve, also the turning point. So this is your stationary point। ये क्लियर है? जी। नहीं नहीं, दिस इज फाइन, आप बस डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, देन फॉर द सेकंड पार्ट, आई थिंक ये हम अब वापस वहीं पर आ गए जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। बी की वैल्यू -5 है ना, बी का आपके उस टर्निंग पॉइंट से थोड़ी ताल्लुक है। टर्निंग पॉइंट तो -H से चलता है ना। एच, टर्निंग पॉइंट तो इससे चलता है। द जनरल इक्वेशन इज ए ब्रैकेट x - h होल स्क्वायर प्लस के। तो टर्निंग पॉइंट तो ये है ना, एच के। तो एच के अगर चाहिए तो उसके लिए तो यहाँ माइनस होना अच्छी बात है ना, बिकॉज वो तो ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस है। ठीक है। तो बी की वैल्यू -5 है, बट बी इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट तो -h से चलता है, एक्स की वैल्यू से। हाँ, तो ऐसे समझ लें। अगर आपने बी रखना है तो बी को फिर आप -h के सामने रखें ना, तो H5 आ जाएगा। समझ रहे बात? हाँ।
अच्छा, now for part 3, a function f is defined by fx is equal to 2x square minus 20x plus 37 for x is greater than k. Now again, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, given that the function f inverse exists, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी क्वाड्रेटिक की क्लास में कि इनवर्स का फंक्शन एग्जिस्ट सिर्फ एक ही सूरत में करता है, either for the left of the turning point or the right of the turning point, not both. दोनों में नहीं एग्जिस्ट करता। तो अब हम कौन सी साइड चूज करें, ये हम चूज नहीं करते, ये तो हमें एग्जामिनर ने बताना है। तो अब एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि भाई आप अपने टर्निंग पॉइंट के राइट पे रहें, stay on the right of the turning point. So staying on the right of the turning point, it says write down the least possible value of k. अब वो लीस्ट पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हो, अगर वो कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन के, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर टर्निंग पॉइंट। अगर वो कहते हैं एक्स इज लेस देन के, तब भी हम अपने टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। ये जो पार्ट है ना, दिस ऑलवेज रेफर्स टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। इस सिचुएशन के अंदर आपके टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 5। सो इफ वी वांट द फंक्शन टू हैव एन इनवर्स, वी शुड स्टे अहेड ऑफ 5। ये बात समझ आ गई? टर्निंग पॉइंट के या तो लेफ्ट पे रहें या राइट पे रहें, तो चूज कौन करेगा? क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन आपसे खुद कह रहा है कि आप राइट पे रहें। क्वेश्चन सेज स्टे ऑन द राइट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो आपने वो राइट कहें लेफ्ट करें, एक्स की वैल्यू तो सेम ही रहती है ना। उन्होंने कहा राइट डाउन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज 5। 5 क्यों है? क्योंकि ग्राफ आपका इस टाइप का है, समझे, 5 एंड -13। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके, नहीं तो वो, हाँ तो के की वैल्यू पूछ रहे हैं ना। के क्या हो सकता है, तो हम के लिखेंगे ना, के इज इक्वल्स टू 5। के इज इक्वल टू 5 हो गया। नाउ इट सेज sketch the graph of fx and f inverse of x on the axis provided. So they will provide an axis और उसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना होगा। इसको देख लेते हैं। अब आपको fx का भी ग्राफ बनाना है, f इनवर्स का भी ग्राफ बनाना है। सो अंडरस्टैंडिंग, इफ यू वांट टू ड्रॉ द फुल ग्राफ फर्स्ट, बना लीजिए, फिर आपको उसमें से ग्राफ इरेज करना है, इरेज कर लें। तो मेरी रिक्वायरमेंट तो यहाँ तक ही है। हम्म। हाँ नहीं, एफ इनवर्स बनेगा ही तब ना। एफ एक्स का ग्राफ 1 on 1 होगा तो उसके बाद इनवर्स बन सकता है। सो फॉर नाउ इफ यू सी द ग्राफ, कुछ कॉपी करना है इसमें? कल आप लोग फ्री हैं? 2 to 3 आवर्स बात करिए। ज्वाइन तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑन कैंपस आ जाए तो अच्छा है। कल शॉर्ट क्लास रखनी होगी 1 आवर की, बिकॉज वो फिर मैथ का भी और बाकी होते हैं ना, ए लेवल की क्लास भी होती है। बट आई वांट टू कीप एटलीस्ट, ताकि क्लासेस हमारी 4-5 क्लासेस होती रहेंगी। ठीक है, चलें पहले जल्दी से जरा ये कर लिए कॉपी, डन। ऑलराइट,
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ का टर्निंग पॉइंट मेरे पास आ रहा है, दिस इज 5 कॉमा -13। ऑल्दो इसमें वो पूछ नहीं रहे, बट आई वुड स्टिल बी इंटरेस्टेड इन कि मैं इसके ना वो भी निकाल लूँ, एक्स इंटरसेप्ट। इसका एक्स इंटरसेप्ट निकल सकता है क्या? आई मीन डेसिमल के बगैर। वैसे 2 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत जरूरी नहीं है वैसे, छोड़ दें इसको। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है 5 and -13। So if it's 5 and -13, I need to draw the inverse graph। 5 and -13 को अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये कुछ इस किस्म की वैल्यू बनेगी, -13, 5। तो ये हो गया -13 और ये हो गया 5। If I put it in, कैसे, ये जो वैल्यू है ना ये पूरी चेंज कर जाती है। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको मिलाएं भी, इनका मीट करना भी कोई जरूरी नहीं है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है लिखने की। 2 मार्क्स का ग्राफ है और उन्होंने मेंशन भी नहीं किया हुआ कि आइडेंटिफाइंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस, अदरवाइज लिखा होता है। तो फिर हम एक्स इंटरसेप्ट वगैरह बता देते हैं, अभी हमें जरूरत ही नहीं है बताने की। हम्म। हाँ वो फिर और मसला है, अगर वो यूजुअली फैक्टराइज हो रहा होता है तो हम बता देते हैं, और कन्वीनियंट होता है अभी तो उसके लिए। अच्छा, सो -13, 5, ये क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, once you get to, so basically this is the identification, this is your f inverse of x graph and this is the fx graph. Now they are not asking for the domain or the range, but I would still suggest कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप निकाल लें डोमेन रेंज एफ इनवर्स के लिए। एफ इनवर्स को वैसे ही देखें डोमेन रेंज निकालने के लिए। एक्स की वैल्यूज राइज कर रही हैं फ्रॉम -13, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू -13। एक्स की वैल्यूज राइट पे जा रही हैं और वाई की वैल्यूज अप जा रही हैं फ्रॉम 5। बट मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आप अगर नोटिस करें उन्होंने हमें डोमेन बताई थी एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो मैं भी यहां पर रेंज लिखूंगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने भी डोमेन में इक्वल टू नहीं लगाया था। ये क्लियर है यहाँ तक बात, डोमेन और रेंज? तो जो प्रीवियस ग्राफ की डोमेन थी वो इस ग्राफ की रेंज हो जाएगी। प्रीवियस ग्राफ की डोमेन करी थी ग्रेटर देन 5, तो इसकी रेंज हो जाएगी ग्रेटर देन 5। हम्म। ये पार्ट 4 में डोमेन रेंज नहीं पूछी, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। अच्छा, नाउ वी ऑलरेडी, एक तो ये याद रखें एफ इनवर्स के एक्सप्रेशन निकालने के लिए इट्स ऑलवेज इजियर दैट यू गो विद द कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। जो इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन लिखा होगा दैट्स इजियर टू कन्वर्ट। अच्छा, सो द चॉइस बिटवीन प्लस एंड माइनस, सिंस वी आर टुवर्ड्स ग्रेटर देन का ये मतलब है, ग्रेटर देन मीन्स कि आपको इस पे जाना पड़ेगा। तो हमने कर लिया था, did नहीं हुआ था? अच्छा। ओ यस, समझ गया था। हम्म।
मैक्सिमम नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट -13। रेंज इज ग्रेटर देन 5, कौन से ग्राफ के लिए? ब्लू, f(x), तो इसका नहीं, स्मॉलेस्ट पॉइंट -13 होगा। नहीं, रेंज कैसे -13 है? रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू -13। हम्म। इनफैक्ट इसके अंदर, एक सेकंड सॉरी, इसमें भी ना इक्वल टू नहीं लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं 5 से आगे रहें। 5 से आगे रहने का मतलब कि -13 पे तो नहीं आएगा। 5 पे -13 है ना। 5 पे -13 है, तो 5 अलाउ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं 5 से आगे रहें। तो भाई अगर 5 से आगे रहे तो फिर -13 से भी आगे रहें। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अगर वो इक्वल टू लगाते हैं तो हम लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। 99% क्वेश्चन में यही होता है। व्हाई एम आई सेइंग 99? बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस जहां पे वो जीरो नहीं भी लगा रहे होते, बट ड्यू टू द एक्सप्रेशन इटसेल्फ हमें इक्वल इंक्लूड करना पड़ता है। बट वैसे अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि आप इनपुट में 5 से आगे रहें, तो 5 पे -13 आ रहा है ना, तो अगर वो कह रहे हैं 5 से आगे रहो तो आपका आंसर भी तो -13 से आगे रहेगा। ठीक है। और प्लस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वो कह रहे हैं राइट हैंड साइड पे वर्किंग करनी है। ये हमने पहले ही बात कर ली कि अगर क्वेश्चन पॉइंट करता है राइट ऑफ द टर्निंग पॉइंट पे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन पॉइंट करता है टूवर्ड्स द लेसर साइड, तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मार्क होता है, ख्याल रखिएगा, प्लस माइनस दोनों लिख देंगे तो इनवर्स की मेथड, इनवर्स का मकसद खत्म हो जाएगा ना। इफ यू आर अलाउइंग टू आंसर्स देन व्हाट्स द, वही तो मसला है, इनवर्स में दो आंसर्स ही तो नहीं हो सकते। अगर आप 1 to 1 से बाहर निकल गए तो इनवर्स ही खत्म हो गया ना। इसलिए प्लस माइनस दोनों नहीं लिख सकते, जरूरी है। एफ इनवर्स का नहीं निकाला ना। वो इसलिए क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेसिकली। जो आंसर यहाँ निकलेगा वही यहाँ आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही डेसिमल आ रहा है, ये हमने निकाला भी नहीं है। अगर वो आपसे फैक्टराइज करवा देते हैं ना इक्वेशन पहले, तो मैं लिखूं भी, लेकिन मैं खास तौर से 2 मार्क्स के लिए फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा जिसमें कि डेसिमल में आंसर आ रहा हो। वो उसका पॉइंट नहीं है। इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी का मतलब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करना ना। वो सिचुएशन होती है जिसको कहते हैं एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको। जब आप डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं, b² - 4ac, उसकी 3 कंडीशन होती हैं। द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, तो वो हो जाता है >0। फिर वो कहते हैं द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द ग्राफ, हो जाता है <0। फिर वो कहते हैं द लाइन इज टेंजेंट टू द ग्राफ, दैट इज इक्वल टू 0। एक फोर्थ कंडीशन भी होती है स्पेशल। वो कहते हैं कि द रूट्स आर रियल। रियल का मतलब दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो हम करते हैं >= 0। नहीं हो सकता है ना, हमें पता नहीं है, हमें ये पता है कि इंटरसेक्शन हो रही है, बट एक जगह हो रही है, दो जगह हो रही है, ये नहीं पता, तो >= 0। फिर एक और कंडीशन भी होती है, मतलब नाम चेंज करके लिख देते हैं, एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। का क्या मतलब है? <<0 एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस का मतलब नो इंटरसेक्शन। एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस, नो इंटरसेक्शन। ये भी होता है एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट मतलब दो जगह भी हो सकता है। टेंजेंट मतलब एक जगह टच करके जा रहे हैं। इंटरसेक्ट दो जगह होता है। रियल, क्वेश्चन से रियल, अगर इफ इट सेज रियल तो फिर दैट मींस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। <<0 या फिर एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस इज ऑल्सो b² - 4ac लेस। इंटरसेक्शन नहीं हो रही है लाइन की। ठीक है, ये क्लियर है। सेम, <<0 बिलो का मतलब ही हुई ना, रूट्स नहीं है ना। इज इक्वल टू फॉर टू, वो जिसे कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्यों नहीं होंगी? मैथ, हाँ, तो मैथ वैथ के लिए फिर मैं 1 2 दिन उसका ऑफ ऑफ करके फिर हम वापस वो कर लेंगे, तो हम फिर
यही करते रहेंगे ना, ऐसे अभी मिक्स एंड मैच करते हैं, उस वक्त मिक्स एंड मैच करते रहेंगे ना जब। हाँ, जब नहीं कर सकेंगे तो फिर की टॉपिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर की टॉपिक्स? क्या, देयर इज नो सच थिंग एज की टॉपिक्स, आप लोग यही तो नहीं समझते। सब पे। अच्छा आप मुझे बताएं एक सेकंड, पिछले टॉपिकल पास पेपर उठा के देखें, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो, कौन से टॉपिक्स नहीं आए। एक पूरा पास पेपर उठाएं, मुझे बताएं कौन सा टॉपिक नहीं आया। आप क्या कहेंगे, सब बताते हैं टॉपिक? नहीं, आप मुझे बताइए, आप पिछला कोई पास पेपर उठाएं, कौन सा टॉपिक नहीं आया। हाँ, कौन सा टॉपिक नहीं आया। हाँ, सेट्स तो होता ही नहीं है, कोर्स में ही नहीं। एड मैथ में, मैथ के अंदर, मैथ में सेट्स नहीं आया, है ही नहीं इसमें। हाँ। अच्छा, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा कि आप इस पे फोकस करके जाएं वैसे, ताकि वो, नहीं बट जस्ट सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप उसमें से स्टडी करके जाएं। नहीं नहीं, स्किप कुछ भी लिखना है, कुछ ना कुछ लिख कर आए। नहीं, कुछ ना कुछ इनपुट होता है। हार्ड टू से, बट ये जरूर होता है, मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप डमी वैल्यू लेके काम कर सकते हैं। डमी वैल्यू ये कि डमी वैल्यू का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप समझे पार्ट ए है और पार्ट बी है। अब पार्ट ए का आंसर पार्ट बी में यूज करना है। लेट्स से पार्ट ए का आंसर x इक्वल्स टू 5, एंड यू हैव टू यूज दैट आंसर इन पार्ट बी, बट आपका पार्ट ए सॉल्व ही नहीं हो रहा, एंड मे बी यू नो हाउ टू सॉल्व पार्ट बी, सो जस्ट टेक एनी वैल्यू। मतलब आप लिख दें कि भाई लेट द वैल्यू ऑफ x बी 10, और 10 से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें, सो दे विल गिव यू द मार्क्स फॉर पार्ट बी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि नंबर तो इररेलेवेंट है ना। भाई अगर 5 आ जाता तो आपका आंसर ठीक आता ना, सो दैट मीन्स यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू डोंट नो कि नंबर कौन सा पुट करना, सॉल्व करना तो आता है ना। तो आपको सॉल्व करने के मार्क्स दे देंगे। अब दैट से डिबेट के फुल दे देंगे, एक कट कर लेंगे, बट जीरो से तो बेहतर है ना। तो अगर आपको किसी पेपर में कभी भी खुदा न खास्ता ऐसा लगे कि भाई ए पार्ट तो मुझे आता ही नहीं, बट अगर मुझे लेट्स से बाइनोमियल क्वेश्चन है, अब एन निकालना है, अब एन लेट्स से 6 है, आपको सॉल्व ही नहीं करना आ रहा, बट उसको यूज करके सेकंड पार्ट का आंसर आप निकाल सकते हैं। अब आप बोलें यार एन मिल जाता तो मैं सेकंड पार्ट कर लेता, तो आप कोई डमी वैल्यू ले, एन ले लें, आप लिख दें लेट एन बी 10। नहीं, लेट एन, हाँ ना, तो वो गलत फॉलो थ्रू में आ जाएगा ना। लेट एन इज इक्वल्स टू 10, एन इज इक्वल टू 10 लेके सॉल्व कर दें, उनको तो सॉल्विंग देखनी है ना, नंबर से क्या फर्क पड़ता है, उनको तो ये देखना है कि आपको सॉल्व करना है, आता है या नहीं। तो आप एन इक्वल टू 10 से सॉल्व कर दें, गलत आ जाए तो वो तो वैसे भी फॉलो थ्रू में भी तो गलत आते हैं आंसर। भाई किसी ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6, लेट्स से मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर गलत आ गया 5, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो हम दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं ना, मैं 5 से सॉल्व कर दूंगा, सो वी आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट फॉर पार्ट बी। अच्छा ये देखें जरा, अ फंक्शन f is defined such that fx equals 3x square minus 1 minus 10 is less than equal to x less than 8, find the range of f। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर रेंज के लिए मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इसके रेंज डायरेक्ट नहीं निकालते, पहले ये चेक करें कि इस डोमेन में टर्निंग पॉइंट तो नहीं आ रहा, बिकॉज अगर टर्निंग पॉइंट इस डोमेन में आ रहा है देन टर्निंग पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेन। अगर टर्निंग पॉइंट आ रहा है क्या,
अच्छा, सो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको इसका तरीका बताया था, या तो आप डेरिवेट करके निकाल लें या वो कर लें, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, एनीथिंग। आप इसको कर लें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 6x। अच्छा, टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है, सो एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, मतलब अच्छा जीरो इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर बीच में नहीं आता तो कंसिडर नहीं करते, अभी आ रहा है टर्निंग पॉइंट कंसिडर होगा। इसका मतलब आप एक दफा -10 पुट करें, आंसर निकालें। जीरो भी पुट करना पड़ेगा आपको और 8 भी पुट करना पड़ेगा, तीनों वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। आंसर बताएं क्या आ रहा है। यार मुस्तफा, ये सब नहीं होता। इतना ऑब्वियस थोड़ी करते हैं वो चीजों को कि वो। वो दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है। अच्छा, 10 पे क्या आ रहा है, -10 पे। ओके, और जीरो पे एंड 8 पे। और 8, सो अब इस रेंज में देख लें सबसे छोटा आंसर कौन सा है, -1, और सबसे बड़ा है 299। दिस इज योर आंसर। हम्म। डोमेन को देख के लगा। सिर्फ लेस देन होता तो मैं सिर्फ लेस देन यूज करता, फिर इक्वल टू नहीं लगाता। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, देन इट सेज राइट डाउन अ सूटेबल डोमेन फॉर एफ, फॉर विच एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अब एक इसी के अंदर कोई सूटेबल डोमेन लिख के दें जिसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। अच्छा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, या तो आप टर्निंग पॉइंट के राइट पे रहें या टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट पे। अच्छा, लेफ्ट पे भी क्लोजिंग वैल्यू है, राइट पे भी क्लोजिंग वैल्यू है। मतलब आप में से अगर कोई आंसर दे रहा है, आप अगर ये आंसर लिख देंगे तो भी सही काउंट होगा, जीरो से पीछे रहें क्योंकि जीरो पे टर्निंग पॉइंट आ रहा था। या तो आप जीरो से पीछे जाके -10 पे रुक जाएं, जो ये आंसर देगा उसका आंसर भी काउंट हो जाएगा। और आप में से जो आंसर ये देंगे उनका भी काउंट हो जाएगा। भाई आप टर्निंग पॉइंट के या तो राइट पे रहिए या टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट पे रहिए, दोनों साइड पे नहीं जा सकते ना। सो यू ईदर स्टे ऑन द लेफ्ट ऑफ द टर्निंग पॉइंट और द राइट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। या जी। या रख दें तो मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं दे दूंगा। जी। तो इट्स ओके ना, टर्निंग पॉइंट इंक्लूड तो हो सकता है। टर्निंग पॉइंट कैन बी इंक्लूडेड बिकॉज टर्निंग पॉइंट के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना। या तो टर्निंग पॉइंट के राइट पे जाएं या टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट पे, टर्निंग पॉइंट के एक्स इक्वल जीरो है ना। तो आई वुड से वैसे ज्यादा कन्वीनियंट ये होगा, ये लिख दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इक्वल टू का साइन हटा ही दें। वो तो लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट पे रुकना तो पड़ेगा ना। डोमेन तो वो है -10 till 8। तो अगर आप जीरो से पीछे जाएंगे तो आपको -10 पे रुकना तो पड़ेगा ना, उस डोमेन को ही तो स्प्लिट कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसी डोमेन में से बताएं ना इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। सो यू नीड टू स्टॉप द डोमेन बिकॉज उन्होंने -10 पे रोकी भी है ना डोमेन, आपको भी रोकनी पड़ेगी। समझ आई बात। देखें, उनकी डोमेन है -10 till 8। वो कह रहे हैं इस डोमेन को ऐसे स्प्लिट करें कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो या तो आप टर्निंग पॉइंट के पीछे रहें, बट टर्निंग पॉइंट के पीछे जाना का मतलब यू नीड टू स्टॉप एट अ पॉइंट ना। तो इस डोमेन में से स्प्लिट कर रहे हैं ना। हम्म। तभी तो मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई एक लिख दें। वेक्टर्स मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो, मैंने कहा था कि मैं थर्सडे वाले दिन मेरा प्लान है, बट मोस्ट प्रॉब्ली द क्लास विल बी एन ऑनलाइन क्लास, जो लेट नाइट वगैरह देखेंगे वेक्टर्स के साथ। अच्छा, पार्ट बी।
Functions g and h are defined by gx is equals to 4e to the power of x minus 2. hx is given as ln 5x और x is greater than 0. अब वो कह रहे हैं फाइंड g इनवर्स ऑफ h, तो g इनवर्स निकालना है इसका, g इनवर्स ऑफ x सॉरी. सो g इनवर्स का आंसर ln x प्लस 2/4, ये बिल्कुल सही है. For quadratic, if the sign is greater than, then the range is a broken value. Broken as in बस greater than हो जाएगी ना. अच्छा, इसका नेक्स्ट वाले पार्ट पर आए जरा. ओके, सो लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. आई थिंक बस ये लास्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर हम क्लास ऑफ कर लेंगे. It says GHX is equal to 18. GHX is equal to 18, ये देखना. GHX. So GHX. अच्छा, G वाला एक्सप्रेशन है 4e टू द पावर, और ये -2 इक्वल्स टू 18. सो दिस इज हाउ इट्स गिवन, राइट? 4e टू द पावर. अब ये hx वाली वैल्यू जो है वो इसकी उसमें आ जाएगी पावर में. अच्छा, अब उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जी 5x नीचे आ जाएगा. 1 आ रही है वैल्यू. बड़ा आसान आंसर है, छोटा सा. हाँ सही है. इसमें मतलब कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आंसर्स जैसे एक नेगेटिव आ जाता है, एक पॉजिटिव आ जाता है. कभी कभी ऐसा भी होता है. तो फिर अब जैसे मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ना 18, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हो जाता है. अब एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो नेगेटिव वाला एच एक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो फिर हमें एक आंसर कैंसिल आउट करना पड़ता है. सो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं. फिर क्वेश्चन आते हैं इस तरह, वो देखते हैं. बाकी फिर जो है वो सही है. एक सेकंड. ठीक है, बस फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी फर्दर काम